तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त, आप लोग मस्त हैं, खुश हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए फिर से आ गया है। सूक्ष्म जीवों का संसार यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस कर दे और चैनल को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के फटाफट शेयर कर दे और ऑडियो एवं वीडियो की क्वालिटी बता दे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 7 यानी क्लास 8 का 7वां चैप्टर सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है आखिर में सूक्ष्मदर्शी है क्या। सूक्ष्मदर्शी जो कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इसका आविष्कार हुआ था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार क्यों हुआ था? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। सूक्ष्म जीव जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ था। इन्हीं सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। आप लिख लीजिए, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक कब किया था? तो 1668 ईस्वी में 1668 एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। क्यों किया था, कब किया था, क्यों किया था? तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए। क्यों, कब किया था? तो 1668 में। अब आता है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीव जो है इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया तो आप कमेंट में लिखकर बताइए। इसके यह आपको छोड़ देते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो कि प्रोटोजोआ सवाल में बांटा गया, इसको कमेंट में लिखकर बतावे। उसके बाद आता है सूक्ष्म जीवों का निवास। आखिर में सूक्ष्म जीव का निवास स्थल है क्या? तो कुछ सूक्ष्म जीव गंदे स्थानों पर रहते हैं, कुछ स्वच्छ स्थानों पर रहते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे हवा में भी है। हम जो अगर यदि हम हवा फाड़ते हैं तो कई सूक्ष्मजीव हमारे अंदर जाते हैं। लेकिन क्या यह बैक्टीरिया जो होते हैं, जो सूक्ष्मजीव हमारे अंदर जाते हैं, इनमें HCl आमाशय में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसी HCl से ये सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। तो इससे कोई संभावना हमको नहीं होती। लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव मित्र भी होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव शत्रु होते हैं। यानी कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान क्या क्या है? तो कुछ सूक्ष्मजीव झुंड में रहते हैं, कोई गैंग में रहता है, कोई अकेला रहता है। उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों में क्या कहता है, झुंड में आ गया आपका कुछ जैसे बैक्टीरिया झुंड में आ गया। एक हो गया बैक्टीरिया, यह हो गया आपका झुंड में, ठीक है। अमीबा जो आ गया दूसरा, यह हो गया अकेला रहता है। एक कोशिका सूक्ष्म जीव है लेकिन यह क्या होता है, अकेला रहता है। अब आता है सूक्ष्म जीव कुछ मित्र एवं कुछ शत्रु। कैसे? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं मित्र, उसका उपयोग किसमें होता है? घरेलू उपयोग है उसका वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग है, औषधीय उपयोग है। इन सबको जानेंगे। कुछ सूक्ष्म कृषि में भी इनका उपयोग है, पर्यावरण की साफ सफाई में इसका उपयोग है। और अब आता है कुछ सूक्ष्मजीव शत्रु। तो कुछ सूक्ष्मजीव जो है शत्रु होते हैं। कैसे? ये रोग उत्पन्न करते हैं, ये रोग वाहक कहलाते हैं। पौधे एवं जंतुओं पर रोग कारक है जो कि पौधे एवं जंतुओं को मार सकते हैं, खाद्य को विषाक्त कर सकते हैं। वे क्या करता है, उसी के कारण इस खाद्य विषाक्तता कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जो है ये कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। तो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं। ये कैसे? तो ये हमको इस सबसे लाभ पहुंचाते हैं। जैसे घरेलू उपयोग में आ गया, ये घरेलू उपयोग में क्या आ गया? तो जिलेबी, इडली, डोसा ये सब जो बनाते हैं, ये सब फूलने और इनका अच्छा से अच्छा खुशबू, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इसके स्वाद के लिए इसमें सूक्ष्म जीव ईस्ट को डाला जाता है। किसे डाला जाता है? इसमें घरेलू उपयोग में सूक्ष्म जीव में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आखिर में ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जैसे मान लीजिए यदि कोई आटा यहाँ पर रखा गया इतना, तो इसको अगर 4 से 5 घंटे आप छोड़ दीजिए, ठीक है, चलिए 4 से 5 घंटे आप छोड़ दिए तो दूसरे दिन देखते हैं आप इतना बड़ा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूक्ष्म जीव जो ईस्ट यहाँ पर है, ये CO2 को छोड़ते हैं और ये CO2 जो होता है ये सब को उठाता है और गर्म के कारण ये सब जो होते हैं फूल जाते हैं। इसका आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये घरेलू उपयोग में आया। इससे होता क्या है कि इडली, डोसा, जलेबी उलेबी जो होता है ये सब स्वादिष्ट लगता है इसे सूक्ष्म जीव के कारण। अब मतलब वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग। तो वाणिज्यिक यानी व्यापार वाणिज्य में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग है, वही ईस्ट के रूप में। और क्या कहता है आपका औद्योगिक उपयोग क्या हो गया? तो उद्योग धंधों में, यानी कि मिठाई बनाने में, घर में या कपड़े तपड़े में, ये वो चीज में यानी सूक्ष्म जीव जो है इनका वाणिज्यिक भी उपयोग है, यानी कि व्यापार वाणिज्य में भी। और इसका उपयोग किसमें है? तो औद्योगिक यानी कि उद्योग धंधों में भी इसका उपयोग है। अब आता है औषधीय उपयोग। तो एंटीबायोटिक के रूप में क्या क्या है, एंटीबायोटिक के रूप में सूक्ष्म जीव का उपयोग है। आखिर में एंटीबायोटिक है क्या? तो एंटीबायोटिक में होता क्या है, सूक्ष्म जीव अगर मान लीजिए ये अगर सूक्ष्म जीव है
तो इस सूक्ष्म जीव को क्या करा जाता है, कमजोर करा जाता है। क्या कर देता है, कमजोर। इस सूक्ष्म जीव को कमजोर कर दिया, और इस सूक्ष्म जीव को कमजोर करने के बाद इसको क्या करता है, हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में डाल दिया जाता है। और मानव शरीर में डालने पर मान लीजिए सूक्ष्म जीव मौसम में आ गया तो ये हमारा शरीर इसके लिए प्रतिरोधक बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिरोधक। आखिर में प्रतिरोधक बनाता है क्योंकि ये एंटीबॉडी को बनाता है वही। तो इसी सूक्ष्म जीव के कारण, ये सूक्ष्म जीव के कारण जो है हमारा एंटीबायोटिक बनता है, या हमारे शरीर में जाता है कमजोर मात्रा में, लेकिन हमारा शरीर इसके लिए ताकतवर यानी कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटी प्रतिरोधक बना देता है, जिससे कि अगर इसको बाद में हैवी भी आए तो इसको भी हमारा शरीर इससे मार सकता है। तो इसीलिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग एंटीबायोटिक में भी होता है। अब बात आती है सूक्ष्म जीव दो बूंद जिंदगी की चेचक के टीके। आखिर में दो बूंद जिंदगी के, ये आप नारे सुनते ही होंगे, क्यों, तो दो बूंद जिंदगी के यानी कि इसमें चेचक लोगों को हो जाता है, जिसमें कि शरीर में छोटे छोटे दाने के रूप में हो जाते हैं। चेचक के टीके का चेचक जो होता है उसमें लोगों के शरीर, लोग जो रहते हैं उस शरीर पे छोटे छोटे दाने के रूप में उभर जाते हैं। इनसे लोगों की पहले मृत्यु भी हो जाती थी, लेकिन चेचक के टीके का खोज जब क्या कहता है एडवर्ड जेनर ने कर दिया, तो इसका टीके का खोज, चेचक के टीके का, इस चेचक के टीके का खोज जब एडवर्ड जेनर ने जब चेचक के टीके का खोज 1798 ईस्वी में कर दिया, तब से लोगों की मृत्यु कम होने लगी। इसलिए दो बूंद जिंदगी के लोगों को चेचक के टीके का उपयोग करना चाहिए। लोगों को जन्म के साथ ही चेचक के टीके यानी दो बूंद जिंदगी के, ये आंगनबाड़ी में आपको मिलता है, या आंगनबाड़ी में लोगों को दिलाना चाहिए। अब बात आती है कृषि में सूक्ष्म जीव कैसे, तो कृषि में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग है। किस रूप में, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन चक्र के रूप में। आखिर में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन चक्र है क्या, तो चलिए आ जाते हैं अपने खेतों में। खेत में आ गए, ठीक है, ये आपका मिट्टी होगा, यहाँ ऊपरी परत ह्यूमस कहलाती है, ठीक है, ऊपरी परत क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है। चलिए जड़ बनाते हैं, ये जड़ हो गया आपका। तो इन्हीं में, इनके गांठों में, इनके छोटे छोटे जो गांठ होते हैं यहाँ पर, ये सब में क्या कहता है, क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव राइजोबियम पाए जाते हैं। क्या, नहीं, ये पाए जाते हैं किसमें, दलहनी पौधा। अगर ये दलहनी पौधा है तो इसके गांठ में जो है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन से, राइजोबियम, इसीलिए राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए फसल चक्र को अपनाता है। राइजोबियम जीवाणु करता है क्या, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। हमारे भारत में नाइट्रोजन की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, हमारे भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए दलहनी पौधों को उपयोग करना चाहिए। उनके जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या लाते हैं और इसकी मिट्टी के नीचे में ये रख देते हैं, जिससे कि इनका तो उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन जब अगला फसल गेहूं या धान उगाए जाए तो उनमें नाइट्रोजन का मात्रा रहे, यानी कि वे पौष्टिक तत्व के रूप में नाइट्रोजन को ले सके और अपनी उपज बढ़ा सके। इसीलिए किसान फसल चक्र को अपनाते हैं, जिसमें कि एक फसल ले लिया गेहूं तो दूसरा आ गया धान, तो इसके बीच में दलहनी फसल, ठीक है, क्या ले लिया, दलहनी फसल को उगाते हैं, दलहनी फसल को उगाते हैं, ठीक है। तो यही था आपका कृषि में सूक्ष्म जीव कैसे। तो पर्यावरण के साफ सफाई में अपघटक के रूप में सूक्ष्म जीव होते हैं। आखिर में अपघटक के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे, तो चलिए आ जाते हैं अपघटक के रूप में। चलिए आ जाते हैं कुछ मृत जीवी के बारे में आप पढ़ लिए क्लास 7 में। वे क्या करते हैं, जैसे कोई मृत लकड़ी या फिर मृत आदमी अगर रहता है तो उसके शरीर पर क्रिया कर इसको क्या करते हैं, इसको जो है तरल रूप में बना देते हैं, यानी तरल में परिवर्तित कर देते हैं, द्रव लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। और इसके जो मूल तत्व होते हैं अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सबको इस समय परिवर्तित कर देते हैं। इसमें अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को वो बाहर छोड़ देते हैं, अगर इसमें कुछ ह्यूमस की मात्रा है तो ये मिट्टी में समाहित हो जाता है, मिट्टी के रूप में यह बनकर सब चीज में परिवर्तित हो जाता है। यही सूक्ष्म जीव जो होते हैं पर्यावरण की साफ सफाई में भी, अगर किसी मृत आदमी को आप गाड़ दीजिए तो वो साफ हो जाता है, मृत कुत्ते बिल्लू को गाड़ देते तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मृत अगर कचरा कूड़ा कचरा को डाल देते, प्लास्टिक पॉलिथीन को छोड़कर, तो वे क्या होता है अपघटित होकर मिट्टी में परिवर्तित यानी कि मिल जाते हैं। तो वही मृत जीवी साफ सफाई में भी इनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। अब बात आती है सूक्ष्म जीव हानिकारक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। सूक्ष्म जीव जो होते हैं यहाँ हानिकारक होते हैं कैसे, तो सूक्ष्म जीव जो है जैसे रोग उत्पन्न कर तो खांसी कैसे होगी, तो यही सूक्ष्म जीव के कारण हो गए, ठीक है।
तो खांसी होती है सूक्ष्मजीव हानिकारक है, कुछ प्रत्यक्ष रूप में कुछ अप्रत्यक्ष रूप में। अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप लिखे क्यों, तो प्रत्यक्ष का मतलब हुआ सामने सामने से, जैसे कोरोना वायरस आ गया तो प्रत्यक्ष रूप में, और अप्रत्यक्ष रूप में यानी कि संचरणीय रोग, एक संचरण के द्वारा एक आदमी यहाँ है दूसरा आदमी यहाँ है तो ये खांसा, तो ये ऐसे इसके पास भी क्या है किस ये संचरण किया किसमें, तो ये क्या संचरण वायु में। कुछ आदमी एक आदमी का जूठा पानी पी लेता है तो इस प्रकार संचरण होता है द्रव के रूप में। तो ये जो होते हैं संचरणीय रोग तो सूक्ष्मजीव हानिकारक है, एक प्रत्यक्ष के रूप में जैसे कोरोना वायरस, अप्रत्यक्ष रूप में जैसे कि खांसी जुकाम। अब बात आती है सूक्ष्मजीव जनित रोग यानी कि संचरणीय रोग, सूक्ष्म जीव के द्वारा जो रोग होते हैं उसी को सूक्ष्म जीव जनित रोग कहते हैं। जैसे क्या हो गया आपका संचरणीय रोग, संचरणीय रोग क्या आ गया यानी संचरण के द्वारा, जो इस प्रकार बताए हम कि वायु के द्वारा, द्रव के द्वारा, जूठा पीने से, जूठा खाने से, वायु के द्वारा खांसने से, ये प्रकार रहते हैं सूक्ष्म जीव जनित रोग यानी कि संचरणीय रोग। अब आता है रोग वाहक। आखिर में रोग वाहक है क्या, यानी कि रोग क्या वाहक। चलिए आप गाड़ी बैठ जाइए, तो गाड़ी बैठ गया, चलिए गाड़ी पे आप बैठ गए तो गाड़ी आपके लिए क्या हो गया, वाहक हो गया, एक दूसरे से पहुंचाया। तो उसी प्रकार रोग का भी वाहक होता है, रोग को अपने ऊपर बैठा लेता है पीठ पर और एक दूसरे से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, यही एक है। तो यह है आपका क्या है, रोग वाहक। जैसे मलेरिया या डेंगू का, मलेरिया का रोग वाहक कौन है, तो मलेरिया का है मादा एनोफिलीज। क्या है, मादा एनोफिलीज। कौन, मादा एनोफिलीज, यह मच्छर है, ठीक है। अब आता है डेंगू का, डेंगू का है मादा एडिस, या याद रख लीजिए क्योंकि यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, मादा एडिस मच्छर। अब आता है पौधे तथा जंतु में रोग वाहक का सूक्ष्म जीव। पौधे एवं जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्म जीव पौधे में लग जाता है, कुछ कीड़े मकोड़े, तो वो सारे सूक्ष्म जीव पौधों को हानिकारक है। अब जंतुओं में क्या आ गया, जंतुओं में आपका एंथ्रेक्स आ गया। एंथ्रेक्स जीवाणु जंतुओं का एक भयानक रोग है, जंतु का भयानक रोग क्या है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जंतुओं का भयानक रोग है। आखिर में एंथ्रेक्स है क्या, तो एंथ्रेक्स जो है रॉबर्ट कोच ने, सुनिए कहानी, रॉबर्ट कोच नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंथ्रेक्स बीमारी का पता लगाया। एंथ्रेक्स बीमारी होता क्या है, गाय का, जहाँ पर गाय का जैसे पैर में, अगर गाय के पैर में हुआ तो गाय का पैर क्या करता है, मोटा हो जाता है। गाय के मुंह में हुआ तो मुंह फूल जाता है। हाथ में हुआ मतलब गाय के अगले पैर में हुआ तो गाय का और पैर मोटा हो जाता है। यही एंथ्रेक्स रोग का, इसमें शरीर क्या होता है, गाय का फूल जाता है, ठीक है। यह जंतुओं में होता है, चाहे हम तो गाय का उदाहरण दिया, ऐसे सारे जंतुओं में प्रकार की बीमारी होते हैं, जो कि जंतुओं के लिए आपका क्वेश्चन एक बना है, जंतुओं का होने वाला भयानक रोग तो एंथ्रेक्स, ठीक है। इसका आविष्कार कब हुआ था, तो यह किसके कारण था, इसका आविष्कार 1976 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और यह किसके द्वारा होता है, तो बैसिलस, क्या कहें हम, बैसिलस, क्या कहें, बैसिलस, बैसिलस क्या, तो बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से यह क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है, जिसका आविष्कार 1976 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने किया। किसने किया, रॉबर्ट कोच ने किया। तो दोस्तों इतना मेहनत, दोस्तों आप सभी इतना निवेदन है कि आप इतने मेहनत कर रहे हैं, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि हमारा ज्ञान दूसरों के पास पहुँच सके। तो अब हम आते हैं पौधे जंतुओं में रोग का कारण सूक्ष्मजीव को देख लिए। अब हमारी बात आती है खाद्य विषाक्तता। आखिर में खाद्य विषाक्तता, आप कभी सोचे हैं खाना खराब हो जाता है, क्यों हो जाता है, खाना खराब ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इन सारी चीजों को अभी हम जानते हैं। तो पहले खाद्य विषाक्तता यानी कि खाना को खराब होना, खाद्य का विषाक्त होना, खाना को खराब होना, ये खाद्य विषाक्तता कहलाती है। अब खाद्य विषाक्तता में आ गया खाना खराब। कोई चलिए खाना रख लेते हैं, चलिए हम खाना को यहाँ रख लिए, खाना ये धरा हुआ है, ठीक है, इस पर बैक्टीरिया आए, इसको स्वाद खराब कर दिए और दूषित भोजन करने से हमें उल्टी की संभावना दिख रही थी, उल्टी हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाते हैं दूषित भोजन करने से। तो यह खाद्य विषाक्तता है, खाद्य विषाक्त खाने से हम बीमार पड़ते हैं, इसीलिए हमको इस प्रकार के भोजन को नहीं करना चाहिए। अब आते हैं खाद्य परिरक्षण, यानी कि खाद्य जब विषाक्त हो जाए तो उस खाद्य विषाक्त हो जाए या फिर खाद्य विषाक्त ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो खाद्य विषाक्त हो जाता तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खाद्य विषाक्त ना हो यानी कि यह खराब ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें आवश्यक है। इसके लिए हमें, जैसे आप घरों में अपने मम्मी को देखते हैं, भात अगर रात भर रखे रहे तो मम्मी क्या करती है, उस पर नींबू छिड़क देती है ताकि वह भात खराब ना हो। और खाद्य परीक्षण
अब बात आती है खाद्य का परीक्षण, यानी खाद्य को बचाना ही खाद्य परीक्षण कराता है। नींबू क्या हो गया, तो नींबू परिरक्षक हो गया। तो अब बात आता है निर्जलीकरण। आखिर में निर्जलीकरण है क्या, निर्जलीकरण के नाम से यह स्पष्ट, यानी कि सूखा, सूखा क्या कहें हम, सूखा निर्जलीकरण। यानी आपके घरों में दादी सब क्या करती, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, आप दूसरे के घर, अपने में नहीं तो दूसरे के घरों में देखिए, आप देखते होंगे क्या देखते हैं कि वे जो क्या कहता है वो क्या बंधा को फूल को भी लेते आते हैं तो हटिया से खरीद के, और उस हटिया से खरीदे लाए को फूल गोभी को क्या करते हैं, सुखौता बनाते हैं। देहाती भाषा में इसको सुखौता कहते हैं, ठीक है। तो ये सुखौता का प्रयोग करते हैं, और ये जब इसका समय खत्म हो जाता है गोभी का, तब यह बाद में इसको उबाल कर इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी निर्जलीकरण। इस निर्जलीकरण के द्वारा उसमें पानी की मात्रा खत्म हो जाती है। आपको बता दिए है कि 16 तक नमी की मात्रा रहती है अनाज में, यानी और उसके बाद अगर 16% 16 से 18% तक रहती है, लेकिन 12 से 14% तक हो जाता है, उसका भंडारण कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार निर्जलीकरण में पानी को धूप में पहले उसको सुखाते हैं, गोभी को धूप में सुखाने के बाद वो गोभी से वाष्प के रूप में, गोभी से क्या, तो गोभी से जितना भी पानी रहता है वो वाष्प के रूप में निकल जाता है। उसके बाद हम उसको जब उसका समय खत्म हो जाता है तब उसको भोजन ग्रहण करने के रूप में भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब आता है रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीका क्या आ गया, चलिए आप अचार बनाए, ठीक है, अचार बनाए, उसमें नमक ना डालें, तेल ना डालें, और उसको धातु के बर्तन में डाल दें, तब क्या होता है, वो खराब हो जाता है, संदूषित हो जाता है, यानी कि वो महकने लगेगा, दुर्गंध करने लगेगा। इसीलिए आवश्यक है उसको शीशे के बुआम में रखते हैं। क्यों, तो क्योंकि वह प्रतिक्रिया ना करे, वह प्रतिक्रिया करता है और उससे होता है क्या कि अचार खराब हो जाता है। इसके लिए हमें जैम जेली सबको क्या कहता है शीशे के बुआम में रखना चाहिए। अब आते हैं अचार पे, तो अचार के लिए हमें उसमें नमक देना चाहिए और परिरक्षक के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा तेल देना चाहिए, ताकि वह क्या कहे, दूषित पानी या फिर पानी हाथ से अचार आप छुइएगा तो वह भी खराब हो जाता है। इसके लिए परिरक्षक तेल दिया जाता है, ताकि इससे हो क्या कि वह अचार जो है मेरे घर में वह सुरक्षित रहे। अब बात आती है नमक और चीनी का परिरक्षक। नमक तो बता दिया हम किस प्रकार नमक अचार में। अब आती है चीनी की बात। तो चीनी आप देखते होंगे क्या कहता है काम दुकान में, किसी भी प्रकार के दुकान में आप देखिए, मिठाई दुकान में, वहाँ पर उस ज़्यादा से ज़्यादा चीनी की मात्रा आप कभी देखे हैं, कभी सोचे हैं कि जो दुकान में क्या करें हम, दुकान में मान लीजिए ये आपका मिठाई का डब्बा है, तो इसमें मिठाई तो रहती है, ठीक है, मिठाई तो है, लेकिन इसमें जो खाली जगह है, इस सब में जो चाशनी रहती है, आखिर में क्यों रहती है ऐसा, तो ये परिरक्षक का काम करते हैं। इसमें खराब ना हो, इस पर कोई भी चींटी उटी ना लगे, कम लगे या फिर ना ही लगे, और क्या कहता है कोई भी बैक्टीरिया इस पर रासायनिक क्रिया ना करे, मिठाई खराब ना हो जाए, इसके लिए चीनी परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। अब तेल एवं सिरका द्वारा, तेल एवं सिरका द्वारा क्या है, तेल के द्वारा अचार में तेल डालते हैं, वो तेल वाला परीक्षक देख लिया। अब सिरका, जो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद अब हम बात करते हैं सिरका पर। अब हम आ जाते हैं सिरका पर। आखिर में सिरका और तेल का उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में यानी कि अचार में दिया जाता है, ताकि अचार जो है बचा रहे। अब आता है गर्म या ठंडा करके परिरक्षक का उपयोग कैसे, तो मान लीजिए कोई वस्तु आपको मम्मी या फिर दादी आपको घरों में जैसे दूध आती है आपको पीने के लिए देती है, नहीं पीने के लिए नहीं देती। क्यों नहीं देती, आप कभी सोचे हैं, क्योंकि जो दूध तुरंत दुहाता है उसको तो आप पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर के बाद उसमें क्या होता है, बहुत सारे इतने जीवाणु बैठ जाते हैं कि आप उसे कच्चा दूध पी भी नहीं सकते। इसीलिए उसका उपयोग उसको जो है गर्म करके आपको मम्मी देती है, ताकि उसमें जो जीवाणु रहे वे मर जाए। और ठंडा करके तो आपको जैसे आपके घरों में अगर सब्जी खराब ना हो, इसके लिए रेफ्रिजरेटर में रख जाता है। रेफ्रिजरेटर में सूक्ष्म जीवों को ठंडा होने के लिए इसलिए रख जाता है क्योंकि वे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे रेफ्रिजरेटर में वृद्धि अपने अनुकूल नहीं कर सकते, और गर्म करने में तो वो मर ही जाते हैं, ठीक है। तो इतने सारी बातों को देख लिया। अब बात आती है पौष्टिरीकरण प्रक्रिया। वह प्रक्रिया है, चलिए पौष्टिकरण प्रक्रिया आप लिखिए, जल्दी कॉपी कलम निकाल लीजिए, उसके बाद लिखिए पौष्टिकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है, ठीक है। पौष्टिकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कि 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध या पानी को गर्म कर उसको कुछ 15 से 30 सेकंड तक सुखाए, थोड़ा देर तक रखा जाता है। उसके बाद फिर उसको भंडारित कर उसको पैकेट में बंद कर दिया जाता है। वही तो पौष्टिकरण प्रक्रिया। पौष्टिकरण प्रक्रिया से लाभ क्या है, इसमें होता है क्या है, जीवाणु मर जाते हैं,
जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं पोषण प्रक्रिया में। और उसके बाद भंडारण और इसका पैकिंग कर लीजिए। भंडारण पैकिंग करने का कैसे करेंगे, तो इसको तो 15-30 सेकंड तक छोड़ दीजिए। 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म कीजिए, तो छोड़ दीजिए। अब गर्म करने के बाद उसको पन्नी में पैक करके दीजिए, जैसे सुधा दूध, मैदा दूध, ये सब दूध को आप देखते ही होंगे, ये सब भंडारण में पैकिंग किया जाता है, ये पौष्टिकृत होता है। अब आते हैं खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, खाद्य का परिरक्षण, खाद्य परीक्षण, यही यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। अब आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आखिर में नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या, तो यही जो आपको यहाँ पर बताया, राइजोबियम जीवाणु रहता है जलानी पोषक जलों में, तो इसीलिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अब नाइट्रोजन चक्र क्या है, तो नाइट्रोजन चक्र वह प्रक्रम है जिसमें कि, चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो नाइट्रोजन चक्र आखिर में है क्या, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, यहाँ चलिए वायुमंडल आ गया, यहाँ से नाइट्रोजन तड़ित के द्वारा या किसी कारणवश आ जाता है मिट्टी में, अब मिट्टी से वो चले जाता है किसमें, वह चले गया पौधा में, और पौधा को खा लिया आपका, पौधे को खा लिया आपका गाय, यानी कि कोई जंतु खा लिया, और ये गाय जब मर गया तो मर गया, तब इस पर क्या हो जाता है, सूक्ष्म जीव लग जाता है, या शैवाल के द्वारा भी यहाँ पर नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है या जमीन में आता है, यानी कि राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। और जब ये गाय क्या होता है, मर जाता है, तब क्या होता है, यह अपघटित हो जाता है, इसीलिए कारण तो यहाँ पर आपको दिखाया, सूक्ष्मजीव अपघटक भी कहलाते हैं। अपघटित, इसको मूल तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यह क्या होती है, अपघटित करने के बाद डायरेक्ट वायुमंडल में चली जाती है। तो यही प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है, जिसमें कि सभी प्रकार का संतुलन बनाए रखता है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, आज के दोस्तों के लिए आप सभी को इतने देर तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लिए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।